हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। तो आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो एक ऐसे सब्जेक्ट की होने जा रही है जिसको टीचिंग एग्जाम्स में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बाल विकास। जैसा आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, बाल विकास। जब बच्चा ग्रेजुएशन करके आ जाता है या बच्चा 12th करके आगे की टीचिंग में जाने सोचता है, टीचर बनने की सोचता है, तो उसके सामने एक नया सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है बाल विकास। अब ये सब्जेक्ट जो है वो उसके कोर्स में क्यों डाला गया, या उसके टीचिंग कोर्स करने के बाद में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका सुपर टेट हो गया, DSSS भी हो गया, सी टेट हो गया, आपका यूपी टेट हो गया, इस तरह के कई एग्जाम्स में जो है वो बाल विकास हर किसी एग्जाम में आता ही आता है। अब जैसे ही बच्चा अपना ग्रेजुएशन पूरी करता है, उसके सामने एकदम नया सब्जेक्ट ही बन के आ जाता है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम जो है ये बच्चे के सामने क्यों डाला गया है, क्यों उसके कोर्स में ही आया गया है। जब आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे या अपने टीचर बन जाते हैं, उसके बाद में जो है वो आपको जो डीलिंग करनी पड़ेगी डेली लाइफ में, वो बच्चों के साथ करनी पड़ेगी। अब बच्चों के साथ डीलिंग करना एक आसान काम नहीं है। उस चीज को आसान और सरल बनाने के लिए जो है वो हमें बच्चों को समझना पड़ेगा कि बच्चा किस प्रकार से सोचता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, वो कैसे डेवलप्ड होता है, या किन अवस्थाओं से बच्चा जो है वो आपके निकल के जाता है। और एज ए टीचर आपको ये सभी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है वो एज ए टीचिंग एग्जाम में डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो हमारा सब्जेक्ट है वो यही है, बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है, तो मैं एक आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बताना चाहूंगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर उस सब्जेक्ट के प्रति हमारी थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, तो जो है वो हमारे लिए पढ़ने के लिए वो सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है। तो आज वही चीज हम जो है देखेंगे। बहुत सारा कंटेंट हमारे पास है आज की क्लास का। ठीक है, इसमें जो है वो हम जो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को लेके जो पेपर हम कवर कर रहे हैं वो सी टेट है। और जितने भी टेट एग्जाम है सब में जो है ये आपका अच्छे से काम आएगा, और जो भी इस क्लास को ले लेगा उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। आइए क्लास को हम अपनी शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे एक मनोविज्ञान। ठीक है, अब मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, इसको जनरली देखा जाए तो मतलब 16वीं शताब्दी में आप उसको देख ले। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मनोविज्ञान को बोला गया कि भाई ये जो है आपका आत्मा का विज्ञान है। फिर 17वीं शताब्दी में बोला गया नहीं जी, आत्मा का नहीं, ये आपका मन का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान बोला आपका अरस्तू ने, मन का विज्ञान बोला आपका पेस्टोलॉजी ने। फिर 19वीं शताब्दी में इसको बोला गया नहीं भाई, चेतना का एग्जाम है। चेतना का एग्जाम जो बोला गया, ये बोला गया आपका विलियम वुंट द्वारा। फिर 20वीं शताब्दी में जो है वो आपका इन सभी तीनों को जो है वो नकार दिया गया, और हमसे ये बोला गया कि भैया हमें ये सब चीजें दिखती नहीं है, ना आत्मा दिखती, ना मन दिखती, ना चेतना दिखती, हमें तो एक चीज दिखता है, वो है व्यवहार। ठीक है, अब वो क्या दिखता है हमें, व्यवहार। तो भैया जो व्यवहार है, जो उसका ही अध्ययन जो है वो हमारा क्या लास्ट में माना गया 20वीं शताब्दी में, कि व्यवहार का अध्ययन जो होगा वो आपका मनोविज्ञान कहलाएगा। अब ये जो बोला, ये बोला आपका जेबी वॉटसन ने। वॉटसन ने इसको बोला कि व्यवहार का जो अध्ययन होगा वो जो है हमारा मनोविज्ञान होगा। अब मनोविज्ञान तो ये हो गया। अब इसी में जब अध्ययन इसमें चला विज्ञान में, मनोविज्ञान में, तो इसमें देखा गया कि भाई जो बड़े हैं और बच्चों हैं उन दोनों में अंतर है। तो कोई भी तथ्य निकलता था या कोई भी आपकी बात होती थी या एक्सपेरिमेंट होता था तो उसमें अंतर आ जाता था। ठीक है, अब वो अंतर किसमें, एक बड़े इंसान में, एक छोटे इंसान में जो है अंतर तो होता ही है, उसकी सोच में भी। तो इस प्रकार का अध्ययन जो है वो होने लगा। तो सबने ये पाया कि भाई इसको जो है ना, ये व्यवहार का जो अध्ययन है ना, इसकी एक अलग से ही शाखा बना दी जाए। और वो शाखा कौन सी बना दी जाए, आपका बाल। तो अब यहाँ पे जो मतलब व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में हो रहा है, अब व्यवहार के आगे क्या लगा दिया गया, आपका बालक। ठीक है, अब बालक के व्यवहार का जो अध्ययन होगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, आपका बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। जो विज्ञान आपका बालक के व्यवहार से जुड़ा होगा वो विज्ञान आपका बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। अब ये बालक का व्यवहार कहां से कहां तक, तो ये मैं बता दूं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था जो है वो जीरो स्टेज होती है, बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, और किशोरावस्था को जो है आपकी 18 वर्ष या अंत या 19 वर्ष का जो है आपको 19वीं साल की शुरुआत, यहां से यहां तक का जो अध्ययन है वो आपका बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब ये एक शब्द और देख पा रहे होंगे आप, बाल विकास। ठीक है, अब जैसे जैसे इसमें भी अध्ययन होता गया बाल मनोविज्ञान में, तो ये भी बहुत जो है वो आगे चीजें डेवलप होती चली गई। तो जो बहुत से मैंने वैज्ञानिकों ने पाया कि अब इसको भी हमें बढ़ाने की जरूरत है।
तो इसमें जो है चीजों को यहाँ से यहाँ तक अध्ययन किया जा रहा था, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अब इसको भी और जो वाइड कर दिया गया, इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जुड़ते चले गए और अध्ययन की जो है वो सामग्री बढ़ती चली गई। इसी प्रकार जो है वो इसका जो आधुनिक नाम जो इन्होंने रखा, चीजों को बढ़ा दिया गया, उसमें ऐड कर दिया गया, तो जो बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम है वो दोस्तों रखा गया आपका बाल विकास। ठीक है, अब ये इसका आधुनिक नाम हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बाल मनोविज्ञान में या बाल विकास में। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किशोरावस्था से गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जो आपके 0 वर्ष से लेकर आपके 18 वर्ष के अंत या 19वें वर्ष की शुरुआत। ठीक है, अब ये व्यवहार का अध्ययन हो गया, आपका बाल विकास में आ गया। अब इनको एक लाइन में अगर आपको जानना चाहे तो उसका मतलब यही है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जो अर्थ है वो सीधा सीधा है कि बालक का सर्वांगीण विकास। मतलब इनके अध्ययन के द्वारा जो है बालक का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, वो हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। आइए इनको थोड़ा सा और जानते हैं, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। ये रही बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की आपकी परिभाषा है, इसका क्या मतलब है। बाल विकास मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है, जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, उनकी स्थितियां, उनकी समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अब व्यवहार किसका, बालक का, बालक का व्यवहार। अब बालक के व्यवहार में ये सब शब्द आते हैं आपका, वो किन स्थितियों में है, किन परिस्थितियों में है, क्या समस्या उसके सामने है, इन सभी का अध्ययन जो है वो आपका बाल विकास में आ जाता है। ठीक है, अब बाल विकास में जब ये सब चीजें हम देख लेते हैं तो उसके बाद में एक उसको निश्चित दिशा प्रदान करना, जब उसने जो है इन सब चीजों का अध्ययन कर लिया है तो अब बालक का भविष्य किस प्रकार होने वाला है, किस प्रकार से उसको एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी दिशा में लाया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन जो है वो आपका बाल विकास कहलाता है। अब बाल विकास के जो जनक माने जाते हैं वो आपका स्टैनले हॉल को माना जाता है। अब बाल विकास के बारे में आइए थोड़ा सा और जानते हैं। बाल विकास की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी बच्चे को पढ़ाना है या हमें उसको समझना है तो सबसे पहले हमें उसके स्वभाव को समझना पड़ेगा कि उस बच्चे का स्वभाव कैसा है। ठीक है, हमें नीड्स क्यों पड़ी बाल विकास की, बाल विकास को एज ए टीचर हमें क्यों पढ़ना है, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस के जो है सब आंसर हैं कि हमें एज ए बाल विकास जो है वो हमें क्यों पढ़ना है। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए, जब बच्चे के स्वभाव को हम समझ जाएंगे तो हमें उसको समझना आसान होगा, उसको पढ़ाना आसान होगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम का वातावरण बनाने में, मतलब शिक्षण के लिए वो किस प्रकार अच्छा सीख सकता है, किस प्रकार हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ये जो है हमें उसको जानने में आसानी होगी। किसके द्वारा, आपका बाल विकास के द्वारा। बाल विकास की प्रक्रियाओं को समझने में, प्रक्रियाओं से मतलब ये है कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, किस प्रकार वो व्यवहार कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो हमारी इसमें प्रक्रियाओं में आती हैं। ये सब चीजें हम समझ लेते हैं तो हमें आसानी होती है। बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में, जब हम देख लेते हैं शुरुआत, ऐसे टीचर का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ बच्चे को शिक्षा देना ही नहीं होता, ये भी देखना होता है कि उसका भविष्य वो किस प्रकार से सुधार सकता है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या संगीत में अच्छा है, खेल में अच्छा है, या आपके पढ़ने में अच्छा है, या वो बहुत क्रिएटिव है, तो एक टीचर का जो है एक मतलब कुछ भी करो, टीचर का वो हो जाता है कि भाई वो उसको देखे और उसको आगे करे कि इस प्रकार जो है वो उसको आगे जाएगा, ये उसका दायित्व बन जाता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं बाल विकास के महत्व। बाल विकास के महत्व क्या क्या है। पहला पॉइंट, बालक की रुचियों, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। मतलब बालक की रुचि किस चीज में है, किस में वो रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है, किस चीज में उसको मजा आता है, किस में वो अपना ज्यादा टाइम लगाना चाहता है। एज ए टीचर का ये उद्देश्य होता है या उसका दायित्व है कि बच्चे को उस चीज को समझे, ठीक है, उसको प्रेरणा दे आगे बढ़ने की, और उसकी मूल प्रवृत्ति, किस प्रकार वो सोचता है या किस प्रकार से वो क्या काम करना चाहता है, इन सब का अध्ययन जो है वो हमें बाल विकास के अंदर होता है। अब बालक की विशिष्ट योग्यता, मतलब बालक की विशिष्ट योग्यता किस चीज में है, किस एक, कहते हैं ना कि हर इंसान जो है दूसरे इंसान से अलग होता है, हर बालक हर दूसरे इंसान से अलग होता है, चाहे वो ट्विंस क्यों ना हो, उनकी जो है वो कुछ ना कुछ उसमें अलगताएं, असमानताएं रहती हैं। तो यही उसमें विशिष्ट योग्यता उसकी क्या है, ये सब हमें बाल विकास बताता है। बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, तो ये जो विकास की अवस्था है, ये अवस्थाओं पे दोस्तों अपने आप में अगला एक हमारी क्लास होगी जिसमें आपका गर्भावस्था, शेषवावस्था, आपके किशोरावस्था, इस प्रकार की अवस्थाएं आएंगी कि किस अवस्था में बच्चा किस प्रकार से काम कर रहा है, ये जो है वो हमें देखने को उसमें मिलेगा।
अब विशिष्ट बालक, अब विशिष्ट बालक जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं वही जो हमारे क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक। अब ये 4 प्रकार से अलग हो सकते हैं। एक तो बौद्धिक दृष्टि से, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे क्रिएटिव हो या मंदबुद्धि हो, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से, जो मतलब बच्चा जल्दी से काम कर लेता है या सीख पढ़ाई में अच्छा है या पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तीसरा जो है वो आपका जो मंदबुद्धि बालक हो गए, इस प्रकार से जो होते हैं, या कुछ ऐसे जो जो मतलब चीजों से जो है भौतिक संसाधनों से दूर रह जाते हैं, उनको भी हम विशिष्ट बालक बोलते हैं। अब वो भौतिक संसाधन आपके जमीन के तौर पर हो सकते हैं, किसी का इलाका पिछड़ा हो सकता है, इस प्रकार का इस विशिष्ट बालकों पे भी आपका एक पूरा चैप्टर है। तो इन सब चीजों का अध्ययन भी जो है वो हमें बाल विकास के अंदर जो है वो देखने को मिलता है, बाल विकास के अंदर होता है। आइए आगे जानते हैं बाल विकास के क्षेत्र जो है वो स्कोप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या हो जाते हैं, ठीक है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, मैंने आपको बताया बालक की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इस प्रकार का अध्ययन हमें देखने को मिलता है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे बालकों को लेकर आ जाती हैं कि किस प्रकार वो कौन सी क्रिया कब करना चाह रहा है या कब नहीं करना चाह रहा, उनकी रुचियों का अध्ययन, ठीक है। व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नताओं में मैंने आपको बता दिया कि 2 बच्चे अलग हैं, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, तो इस प्रकार की ये सब चीजें जो है वो हमारी आती हैं। बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं में आपका उनका स्मृति आ गई, उनकी मेमोरी आ गई, उनकी इमेजिनरी पावर आ गई, कल्पना आ गई, चेतना आ गई, ठीक है, इस प्रकार का मन आ गया उनका, ये सब चीजों का अध्ययन मिलता है हमें। और बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, ये जो है वो पॉइंट वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये व्यक्तित्व मूल्यांकन के बच्चे ने शिक्षा ले ली, लेकिन उसका व्यक्तित्व किस प्रकार डेवलप हुआ, किस प्रकार वो आगे एक अच्छा इंसान बन पाएगा या किस पर हुआ, तो ये जो है वो हमें सीखने को बाल विकास के अंदर मिलता है। यही इसके आपके दोस्तों क्या है, स्कोप्स हैं। आइए देखते हैं, एक हमारा जो है टॉपिक आ जाता है आपका अभिवृद्धि, ग्रोथ या विकास, डेवलपमेंट। अब ये जो है काफी कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजिंग वाला कुछ भी नहीं है। अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, ये कुछ इनके वर्ड्स हैं जिससे आसानी से ये चीजें समझी जा सकती है, ठीक है। अभिवृद्धि का मतलब होता है आपका वृद्धि या बढ़ना। अब ये वृद्धि जो बढ़ना होता है, इसको अगला पॉइंट देखते हैं, इसको देखो, कोशिकाओं में वृद्धि, वृद्धि किस चीज में, बढ़ना किस चीज का, कोशिकाओं में वृद्धि। जैसे एक छोटा बालक है, जब वो बड़ा, उसकी कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है तो वो दोस्तों बड़ा हो जाता है, तो यही इस प्रकार का बढ़ना या वृद्धि जो है अभिवृद्धि कहलाती है। इसमें अब जो है ये विकास कार्य क्षमता दर्शाता है, कार्य क्षमता, विकास जो है हमारे क्या दर्शाता है, कार्य क्षमता, किसी बच्चे की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ये जो है वो हमारा विकास दर्शाता है, ठीक है। अब ये जो है आपका कोशिकाओं में वृद्धि जो होती है एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। देखिए इसमें ये देखा रखा है, ये आपका समय जो है वो इसका निश्चित होता है, ठीक है। अब इसका जो समय होता है दोस्तों, वो आपका जो है जन्म से मृत्यु तक, मतलब बच्चा जो है वो जब पैदा हुआ और जब तक वो मर नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ उसकी सीखता ही रहता है, उसका विकास होता है, उसकी लर्निंग चलती ही रहती है। ये क्या होता है, ये शारीरिक पक्ष में होता है, ठीक है, ये शरीर का विकास होता है, ठीक है। जबकि ये संवेगात्मक नैतिक पक्ष या मानसिक पक्ष आपका ये होता है, कई पक्ष इसमें आ जाते हैं जिसमें हो जाता है, ठीक है। अब ये एकांकी पक्ष होता है। एकांकी पक्ष मतलब क्या है, शरीर का जो वृद्धि है जो एक पक्ष होती है, एक टाइम पे आने के बाद वो रुक जाती है, लेकिन ये जो है दोस्तों इसमें इसमें क्षमता में वृद्धि इसकी चलती रहती है और इसका समय जो है वो अनिश्चित रहता है। अब ये जो होता है संख्यात्मक या गुणात्मक होती है। मैंने आपको बताया कि आपका शरीर बढ़ रहा है, आपका भार, 1 साल के बच्चे का भार कुछ हो सकता है, उसकी उस समय उसकी लंबाई कुछ हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन इसको जो है मापा तोला जा सकता है, लेकिन जो है दोस्तों इसको है वो मापा तोला नहीं जा सकता। तो ग्रोथ जो होता है वो आपका हमें दिखता है और वो एक टाइम ड्यूरेशन पे आके वो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपका एक कार्य है, वो चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका चलता रहता है। तो यही इसका जो है वो मेजर डिफरेंस था वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इनसे रिलेटेड चीजें जो क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होती है, जो एग्जाम्स में आती हैं, आइए उनको थोड़ा सा जानते हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। ये पहला पॉइंट जो है, इससे अपने आप में ही कई एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है, सीटेट हो, यूपी टेट हो, और बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं। पॉइंट क्या है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, बल्कि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। तो इसका एक साधन सा आसान सा तरीका है जानने का, यह है कि बच्चे की जो वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, वो एक पक्षीय होती है, लेकिन विकास जो होता है वो द्विपक्षीय होता है। इसमें बच्चे की वृद्धि, ग्रोथ साथ साथ चलती रहती है और उसका विकास भी जो है वो होता रहता है। इस पॉइंट का सीधा सा मतलब यही है कि विकास के अंदर अभिवृद्धि हो सकती है, लेकिन अभिवृद्धि के अंदर जो है वो विकास नहीं होता। दूसरा पॉइंट,
अभिवृद्धि का संबंध बाह्य रूप से होता है। इस पॉइंट को समझने का सीधा तरीका यह है, बच्चे का वजन आज कितना है और जो है 2 साल बाद कितना हो गया, बच्चे की हाइट आज कितनी है और 4-5 साल बाद कितनी हो गई, ये उसका बाह्य रूप हो गया, ये हम उसको देख पाते हैं उसको, ठीक है। जबकि विकास का संबंध आंतरिक और बाह्य दोनों से होता है। जिस प्रकार इस पॉइंट में ये क्लियर हो गया, विकास जो चलता तो रहेगा, आंतरिक होगा विकास, किसी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता कितनी है आप इसको माप तोल नहीं सकते, ठीक है। इसका एक एग्जैक्ट पैमाना नहीं निकाल सकते कि उसकी जो है विकास का जो कितना हुआ है, ठीक है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को लेकर होती है, जबकि विकास जो है वो सभी पक्षों में होता है। इसमें संवेगात्मक पक्ष होता है, इमोशंस होते हैं, ठीक है, नैतिक विकास होता है, आपका शारीरिक विकास होता है, ये जो है वो विकास जो है वो सब चीजों में चला जाता है। अभिवृद्धि को मैंने बताया मापा और तोला जा सकता है। आप हाइट को माप सकते हैं कि आप उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, आप उसको तोल सकते हैं। जबकि विकास को सीधे मापा या तोला नहीं जा सकता, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो आपके डेवलपमेंट को तोल सके, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। अब अभिवृद्धि तथा विकास के प्रमुख नियम या सिद्धांत। अब अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख नियम हैं और इन नियम से अक्सर दोस्तों आपके क्वेश्चंस जो है आए हैं, पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी इसमें क्वेश्चन आए हैं। अब सबसे पहला सिद्धांत जो होता है इसका, वो होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूस। इसको जो है वो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ऐसा नहीं होता। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जन्मा है वो, तो जो उसकी जो वो होता है, जो विकास, उसकी जो वृद्धि होती है, वो ऐसा नहीं होता कि आज जो है वो इतना, इसको ऐसे समझते हैं, शुरू में कोई बच्चा है, ठीक है, पहले दिन वो उसका आकार ये है, अब जो है अगले दिन दोस्तों उसका आकार जो है वो ये नहीं हो जाता, नेक्स्ट डे, ठीक है। उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ उसमें होगी, 6 महीने बाद बेशक वो इतना हो जाएगा, 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद वो इतना हो जाएगा, लेकिन ये जो ग्रोथ होगी दोस्तों ये पहले दिन से शुरू हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये धीरे धीरे चलती रहेगी। आप इसको ऐसे डेली लाइफ में डाल के देखें कि जो छोटा बच्चा है, अगर आप उसको 3 से 4 महीने बाद देखें तो वो आपको बड़ा लगेगा, ठीक है। अगर वो छोटा बेबी है तो अगर उसको आप देखेंगे तो वो आपको बड़ा लगेगा, लेकिन वही जब उसके घर के सदस्य हैं उनके सामने वो बढ़ रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस बढ़ रहा है, उनको ऐसा कभी फील नहीं होने वाला। तो सबसे इसका एग्जाम्पल यही है, जो जो निरंतरता का नियम है वो यही है कि विकास जो है वो धीरे, जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता रहता है, एकदम से ग्रोथ नहीं हो जाता, ठीक है। अब दूसरा नियम व्यक्तिगतता का नियम। तो इसमें व्यक्तिगतता का नियम यह है कि संसार के सभी लोग व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्विंस भी हैं उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आपके रहते हैं, चाहे वो देखने में पूरी तरीके से एक लगे, लेकिन तब भी मेजर माइनर डिफरेंस उसमें रहता ही है। दो एक जैसे लोग कभी नहीं हो सकते। अब ये है आपका तीसरा जो है वो परिमार्जकता का नियम। अब ये नियम दोस्तों ये कहता है कि चाहे अभिवृद्धि हो या आपका विकास हो, इन दोनों को अर्जित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। किसी की बॉडी अच्छी नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, जिम जाएगा। अब जिम जाकर क्या वो अपनी बॉडी को बढ़ा सकता है? जी हाँ, उसको अर्जित कर सकता है, उसकी बॉडी में उसमें गेन कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा तो ये तो हो गया, अभिवृद्धि को हमने गेन कर लिया किससे, जिम जाकर। अब विकास है, अब विकास को भी हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल आप समझिए। किसी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं भाई, उसको जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दिला दो। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भेजने का मतलब क्या है, किताबें तो उसके पास घर पे भी हैं, क्यों वो घर पे किताबें पढ़ के इंग्लिश नहीं पा रहा? तो उसका सीधा यही है, वातावरण। क्या देना है उसको? वातावरण। तो बहुत से लोग अच्छे वातावरण में अगर उसको अपना लेते हैं तो वो चीज भी हम अर्जित कर सकते हैं। मतलब विकास को और अभिवृद्धि को जो है वो अर्जित किया जा सकता है अगर एक सिस्टमेटिक ढंग हमारे पास हो। ये नियम हमें यही कह रहा है। अब ये आता है चौथा नियम जो है वो समान प्रतिमान का नियम। दो प्रतिमान के अनुसार होता है। इसको समझने के लिए, इस नियम को समझने के लिए हमें एक चार्ट को समझना पड़ेगा दोस्तों। अब वो चार्ट इस प्रकार है, ये एक बच्चा लेते हैं, ठीक है, अब ये मानव का और ये गाय का, ठीक है। अब ये बच्चा हो गया, अब यहाँ पे लिख लिया 1 ईयर। अब जब एक मानव का जो है बच्चा पैदा होता है तो उसका जो आकार रहता है वो इतना रहता है, ठीक है दोस्तों। अब जहां गाय का बच्चा पैदा होता है उसका आकार जो है वो आपका इतना रहता है।
तो ये मेनली, अब इसमें मेजर डिफरेंस समझिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। समान प्रतिमान टर्म टेक्निकल है, लेकिन अगर चीजों का एग्जाम्पल से समझा जाए तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब 1 साल बाद बच्चे का आकार जो है वो दोस्तों आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 1 साल बाद गाय के बच्चे का आकार भी इतना होगा? जी नहीं, गाय के बच्चे का आकार आपका इतना होगा। तो मेनली ये जो नियम काम करता है ये आपका प्रजाति पे या श्रेणी पे काम करता है। ये आपका प्रजाति या आपका श्रेणी। अब इसको साधारण अर्थों में समझा जाए तो समान प्रतिमान का नियम ऐसा नहीं है कि अगर इंसान का बच्चा 1 साल में उसकी ग्रोथ इतनी हुई है तो गाय के बच्चे की ग्रोथ इतनी हो या हाथी के बच्चे की ग्रोथ इतनी हो। वो जो है ग्रोथ अपने टाइम ड्यूरेशन में होगी, और जैसा जैसा उनकी प्रजाति में ग्रोथ चलती आई है वैसे ही वैसे वो आपकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो इस प्रकार आप इस नियम को समझ सकते हैं। इंसान का बच्चा 1 साल में इतना ही बड़ा होगा, जबकि गाय का बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, और अगर वो बच्चा हाथी का होगा तो वो और आकार में उससे बड़ा हो जाएगा। यही नियम हमारा कह रहा है समान प्रतिमान का नियम दोनों प्रतिमानों के अनुसार होता है। किस श्रेणी में आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ये चक्राकार प्रगति का नियम। अब ये जो है वो रेखीय न होकर आपका चक्राकार होता है। जो हमारी जो ग्रोथ होती है दोस्तों वो हमारी इस तरीके से नहीं होती। हमारी ग्रोथ जो है वो इस तरीके से चलती है। शुरू के 6 महीने, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल, फिर 2 साल, फिर 2.5 साल। तो ये जो है नियम जो है दोस्तों ये किसने दिया है? ये भी पूछा जाता है। ये नियम आपका हल्लॉक ने दिया है। तो इंसान की ग्रोथ जो है वो रेखीय न होकर आपका चक्राकार होती है, ठीक है। आइए और जानते हैं। ये आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। समन्वय का सिद्धांत, ये जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है हमारा। अब समन्वय में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है शरीर और यहाँ पे है आपका मस्तिष्क या मन, ठीक है। यहाँ पे है आपका अंत्यक्रिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि शरीर का प्रयोग बुद्धि पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा शरीर और हमारा मन या मानसिक स्थिति जो है, अगर हम उस बीच में अंत्यक्रिया कर लेते हैं, मतलब आपस में उनका कोऑर्डिनेट बैठा लेते हैं, तब हम जो है वो आपका बुद्धि से जो है वो काम ले पाते हैं। कहने का मतलब ये है समन्वय में कि अगर हमारा मन किसी काम को करने का नहीं है, मानसिक रूप से हम उसको तैयार नहीं है और शारीरिक रूप से हैं, तब जो है वो चीजें आसान नहीं होंगी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हमारी अंत्यक्रिया हो जाएगी तो शरीर का जो प्रयोग होगा वो बुद्धि पर निर्भर करेगा, और अपने बुद्धि से जो है वो उस काम को अच्छे से और अच्छे टाइमिंग में, मतलब कम समय में उसको हम कर पाएंगे, ठीक है। अब एक ये आ जाता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये नियम भी आपका जो है वो मोस्टली पूछा जाता है कि इसमें क्या होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अब जैसे ये आपको डांस सीखना है, ठीक है। अब डांस सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? डांस सीखने की सबसे पहले आपका हाथ का विकास होना चाहिए। जैसे इस प्रकार समझ लेते हैं। अगर आप एक बहुत अच्छे डांसर को देखेंगे तो वो देखेगा कि वो अपने हाथ और पैरों को बहुत अच्छे से स्टेप्स करके उनको कर लेता है। लेकिन वो स्टेप कब कर पाता है? तो हमारे सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है या नियम है वो ये कहता है कि भाई सबसे पहले अगर इस बच्चे के हाथ का विकास होगा, अगर इसके हाथ का विकास अच्छे से हो गया तभी ये उनको स्टेपों को जो है वो ले पाएगा। अगर इस बच्चे के हाथ का ही विकास नहीं हो पाएगा तो वो जो है वो डांस कैसे कर पाएगा, ठीक है। और फिर अगर हाथ का विकास हो गया, अब यहाँ कौशल, भाई स्किल, डांस करना भी एक स्किल है, भाई डांस भी एक स्किल है। अब वो स्किल जब भी तो आएगी जब वो शारीरिक रूप से ठीक होगा। पहले उसका जो है वो जनरल चीजों का विकास हो जाएगा, उसके बाद में जो है वो उसका अपना विकास हो पाएगा। एक अच्छा डांसर वो जब भी बन पाएगा जब उसके हाथ और पैरों का विकास हो जाएगा, और जब वो अच्छे से काम करने लगेंगे तो वो उन पर डेली काम करता करता जो है वो अपना अच्छा डांसर आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल था इसका डांस सीखना। तो इस प्रकार ये जो नियम है दोस्तों इनको हम एग्जाम्पल से ही सीख सकते हैं और तभी ये हमारे दिमाग में बैठेंगे। आइए और देखते हैं। निश्चित पूर्व कथनीय नियम, ठीक है। अब ये 3 नियम जो है वो एग्जाम में जो है वो आपसे अक्सर सवाल ये पूछते हैं, और इन नियम को आज थोड़ा सा जानते हैं। मस्त बोधमुखी नियम, दोस्तों ये थोड़ी टर्म जो है वो टेक्निकल है, लेकिन चीजों को जो है एग्जाम्पल से सीखा जाए तो वो बहुत आसान आपके हो सकती हैं, ठीक है। मस्त बोधमुखी नियम में कह रहा है कि सिर से पैरों की ओर वृद्धि तथा विकास होता है। मतलब कोई भी बच्चा है तो सबसे पहले जो उसका जो वृद्धि और विकास होगी सबसे पहले सिर पर होगी, और सिर के बाद में जब वृद्धि उसकी विकास हो जाएगा तब धीरे धीरे वो पैर की तरफ आपका जाएगी। सिंपल आसान शब्दों में था, सबसे पहले सिर का विकास होगा, सिर के बाद में जो हो आपका हाथ पैरों का विकास होना शुरू हो जाएगा। ये नियम ये कहता है, मस्तबोधमुखी नियम ये कहता है, ठीक है। केंद्र से सिरों या किनारों की ओर, केंद्र से सिरों या किनारों की ओर विकास होता है। इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है, कि केंद्र से सिरों की ओर कैसा होता है। ये अगर हमारे सामने एक डायग्राम है,
तो ये जो नियम कह रहा है कि अगर किसी बच्चे का विकास होगा तो वो विकास ऐसे होगा, सबसे पहले केंद्र पे होगा विकास। जब बच्चे का केंद्र पे विकास हो जाएगा उसके बाद में जो है वो आपका इधर की तरफ किनारों का विकास होगा। ठीक है, किनारों का विकास बाद में होगा, आपका पहले केंद्र का विकास होगा। यही ये नियम आपका कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, केंद्र से सिरों की ओर, मतलब पहले केंद्र का होगा बाद में आपका सिरों का होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब सबसे पहले सामान्य अंगों का विकास होता है और आपका बाद में विकास, मतलब कुछ सामान्य अंग, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद में आपके हाथ पैरों का विकास होगा। इस प्रकार हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले उनका विकास होगा और उसके बाद में जो है वो दोस्तों आपका वैसा विकास होगा बाद में। ठीक है, अब जो है वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका जो है एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसका सबसे पहला सवाल जो बनता है कि वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है। ठीक है, वृद्धि विकास को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो आप पहले और दूसरे पॉइंट में देख पा रहे होंगे भाई, वातावरण और आपका वंशानुक्रम। ठीक है, कि 50% तो आपका वातावरण और 50% आपका वंशानुक्रम जो है वृद्धि और विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं किसी भी बच्चे के। अब यहाँ पे जो है बहुत सी ये चीजें जो है आपके पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन अब जो करंट में चीजें देखी जा रही हैं, जानी जा रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि भैया ये तो है, ये आपको मान लेते हैं, लेकिन अब ये जो वातावरण है ना, ये वातावरण का प्रभाव आपका वंशानुक्रम से भी ज्यादा हो गया है। और उसका वंशानुक्रम कैसा भी है, लेकिन अगर आप उसको शुरू से ही एक वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको दे देते हैं तो वो जो है विकास जो है वो बहुत अच्छे से करेगा। और इसमें जो है वो इसका जो है वो ज्यादा मान गया है। अब वातावरण जो है वो दोस्तों वो ज्यादा हो गया है वंशानुक्रम से। ठीक है, दोनों में सर्वाधिक प्रभावित कौन है, वातावरण। मतलब अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों आते हैं, ठीक है, तो आपको ये लगाना है वातावरण। लेकिन अगर आपका एक ही आता है तो आपका वातावरण लगा देना है। ये लाइन मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दी है सर्वाधिक। अगर सर्वाधिक पूछे कि इन दोनों में भी कौन ज्यादा है तो वो आपका वातावरण है। अब बच्चे की जो है वो बुद्धि, बच्चे की बुद्धि कैसी है, नेक्स्ट पॉइंट में बच्चे की बुद्धि अच्छी है तो वो चीजों को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, और उसकी बुद्धि में अगर कोई भी दिक्कत है किसी प्रकार की तो उसको सीखने में आसानी होगी। ये उसको जो है कारक वो है फैक्टर उसको जो परेशान करेगा। किसी भी बच्चे को कोई रोग है या कोई दुर्घटना हुई है उसके साथ या कोई चोटग्रस्त बच्चा है तो वो भी सीखने को जो है वो उसमें बाधा डालते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी सीखने में ये सब चीजें जो है वो आपका बाधा डालती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। पारिवारिक, सामाजिक और देश, मतलब इसको ऐसे समझ ले किसी बच्चे के परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है, परिवार में उसकी क्या चीजें हो रही हैं। अगर उसका अच्छा एक आपकी एजुकेटेड फैमिली है तो वो एजुकेशन आपको स्कूल में भी एजुकेशन लेगा और घर में भी आपका लेगा, तो उसको उसकी जो सीखने की गति है वो आपकी बढ़ जाएगी। वहीं जहाँ पे एक पिछड़ा परिवार है जहाँ पे उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चे के सामने ये आपके इश्यूज आते हैं, वो उसको दिक्कत आती है। दूसरा आपका समाज, बच्चे की सोसाइटी कैसी है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, किस प्रकार वो उसको सिखा पाते हैं, ये सब चीजें जो है वो इसमें कारक बनती हैं, फैक्टर बनती हैं। देश, अब दोस्तों देश भी इसमें जो है वो बहुत आपका मैटर करता है। उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, मतलब बच्चा किस सभ्यता से है, उसकी संस्कृति क्या है, ये सब भी उसको सीखने में एक उसका बचपन से ही उसका इम्पैक्ट उस पर रहता है और ये सब चीजें भी बनती हैं। भौतिक संसाधन, ये जो है दोस्तों आपका एक मेजर आपका पॉइंट हो जाते हैं। भौतिक संसाधन में बहुत सी चीजें आ जाती हैं उसको सीखने के लिए। अब जाहिर सी बात है अब एजुकेशन जो है वो टेक्निकल हो गई है, सारा टेक्निकल तौर पे हम एजुकेशन ले रहे हैं। अब किसी के बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, उस पर नेट नहीं है, जाहिर सी बात है वो क्लास मिस कर देगा, चाहे वो मेरी हो या किसी और की भी हो। अब कोविड के दौरान जो है वो भौतिक संसाधनों की वजह से बहुत से बच्चों की पढ़ाई जो है वो आपका छूटी थी, तो गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को लेकर कर रही है। बाकी जो है वो आपका वृद्धि और विकास में ये सब जो कारक हैं जो आपका मैटर करते हैं, वातावरण, वंशानुक्रम, बुद्धि, उसके रोग, आपके चोट बच्चे के लगना, इसकी पारिवारिक, सामाजिक, उसके देश की स्थिति, संस्कृति और आपके सभ्यता, भौतिक संसाधन आपके ये एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी वो हमारी इन सब चीज को लेके थी। तो अगली क्लास में जो है हम दोस्तों हम जो पढ़ने जाएंगे अगली क्लास में आपका गर्भावस्था, गर्भावस्था, केशवावस्था, आपका बाल्यावस्था और आपका किशोरावस्था। दोस्तों आगे जो होगी हमारी बाल विकास की जो है वो ये सब चारों स्टेज होंगी, 1 2 3 4, और उसमें जो है वो आपका हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्लास बेहतर लगी होगी और इस क्लास को लेने के बाद में
आप जो है वो बाल विकास से जो है वो आपकी सारी जो शंकाएं दूर हो गई होंगी। इस प्रकार हमारी क्लास जो है वो 15 से 1 क्लास रहेंगी और फिर हमारा क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए होंगे मेनली सी टेट में, वो हम यहाँ पे आपका पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।